हेलो एवरीवन। मैं कशिश आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्ण चक्र की 6th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की ऑडियो बुक सीरीज में चैप्टर नंबर 5 हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का फिफ्थ पार्ट है। चलिए बिना देरी के अपने आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा के जो शहर थे यानी कि जो नगर थे वह इतनी उन्नत अवस्था में कैसे थे। किस बात से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे उनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, उन्नत थी, यानी कि वहाँ के नगरों की जो हालत थी उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। परिपक्व संस्कृति के प्रचारक यानी कि हड़प्पा की जो संस्कृति है उसको परिपक्व संस्कृति कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, इसके निम्नलिखित कारण है। यहाँ से हमें सुव्यवस्थित नगर निवेश के साक्ष्य मिले हैं, व्यापक स्तर पर ईंटों की संरचनाएं मिली है, यहाँ के लोगों को लिखने कला का ज्ञान था, यहाँ से हमें मानक वाटर माप के साक्ष्य भी मिले हैं। दुर्ग और निम्न स्तरीय शहरों के बीच में अंतर यहाँ पर था। यहाँ के लोग कांसे के औजारों का इस्तेमाल करते थे और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मकानों का निर्माण यहाँ के लोग करते थे। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो परिपक्व थी और यहाँ के जो नगर थे वो उन्नत अवस्था में थे। और हड़प्पा के नगरों से सभी नगरों से जो जैसे मोहरे हमें किसी एक नगर से और दूसरे नगर से यानी कि जो भी हमें चीजें मिली हैं उन सभी की शैली चाहे वो अलग अलग नगरों से मिले परंतु सभी के अंदर हमें एक रूप से देखने को मिली है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो एकरूपता है वो समाप्त चली गई और शैली में विविधता आती चली गई। नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में यानी कि जो नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति है इसके कुछ लक्षण हमें पाकिस्तान से मध्य पश्चिमी भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगे हैं। इनका काल लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का हो सकता है। यानी कि नगरोत्तर हड़प्पा जो है, नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति, इसका काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का हो सकता है। हड़प्पा की संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति को नगरोत्तर अवस्था यूरोप सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है। पहले इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर बताया गया था परंतु अब इसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। यानी कि पहले जो उत्तर हड़प्पा है इसको हड़प्पोत्तर नाम दिया गया था पुरातत्वविदों के द्वारा, परंतु अब इसका नाम बदलकर उत्तर हड़प्पा संस्कृति कर दिया गया है जिसके नाम से यह आज भी जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति कही जाती है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति का अर्थ वो ये संस्कृति होता है जब हड़प्पा के कुछ शहरों का पतन हो चुका था, यानी कि हड़प्पा अपने के जो शहर थे वे अपने पतन की अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ शहरों का पतन हो चुका था तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति का मतलब होता है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन की अवस्था, यानी कि उस समय में जब हड़प्पा संस्कृति जो थी अपने पतन की तरफ थी, कुछ शहरों का पतन हो चुका था, कुछ नगरों का पतन अभी शेष बाकी था, तो उस समय को उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृति ताम्र पाषाणिक भी है। यहाँ समय पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई बहुत आसान, बिल्कुल कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक्र, अस्तूरा, बंसी और बर्छा हमें देखने को हड़प्पा संस्कृति से मिले। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था से में गांव में बस गए। यानी कि जब उत्तर हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत हुई तो उस समय में क्या हुआ कि जो लोग थे वो नगरों को छोड़कर गांव में बसने लगे। खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने जैसे काम ये लोग करने लगे। शहर देहातों में धातु संबंधी अब क्या हुआ कि हड़प्पा संस्कृति जो लोग थे जब ताम्रपाषाण संस्कृति की तरफ बढ़े यानी कि उत्तर हड़प्पा की तरफ बढ़े तो क्या हुआ, वे लोग गांव में आकर रहने लगे और शहरों में ये लोग के पास काफी ज्यादा तकनीक थी, धातु संबंधी ज्ञान था, लेकिन गांव के लोग को इतना ज्ञान नहीं था। तो इन लोगों ने धातु संबंधी तकनीक की जानकारी फैलाई, उससे खेती की और बस जिससे क्या हुआ कि वहां के लोगों को खेती करने में, बस्तियां बसाने में थोड़ी आसानी मिली। गुजरात के प्रभास पाटन, सोमनाथ, रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानव और पुत्र हैं, किंतु उधर यानी कि कुछ ऐसी जगह है जिनको हड़प्पा संस्कृति का पुत्र बोला जाता है, औरत पुत्र, जैसे कि गुजरात का प्रभास पाटन और रंगपुर। उदयपुर में एक आहार नामक जगह है जहाँ से हमें कुछ हड़प्पाई चीजें मिली हैं। गिलुंज जो है आहार का एक स्थानीय केंद्र है और यहाँ से भी हमें ईंटों की संरचनाएं मिली हैं। इन्हें लगभग 2000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हालांकि पकी हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पा व्यवस्था के बारे में दी गई। यानी कि हमें उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो उत्तर हड़प्पा काल के साक्ष्य में कहाँ से क्या कैसे मिले, कैसे कैसे मिले। तो उत्तर हड़प्पा काल में हमें पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले, ये हमें भगवानपुरा से मिले हैं। और ईट परंतु ये जो ईट वाला जो स्तर है इसका काल निर्धारण अभी भी संदेहास्पद है। यानी कि मुख्य रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि ईट पक्की ईंटें मिली हैं, इनका समय क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के गहरे निर्माण स्थल पर चंद ईंटें मिले हैं। यानी कि पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर नाम का एक जिला है, वहां से एक लाल किला है जहां से हमें हड़प्पा का एक वैदिक निर्माण मिला है और वहां से कुछ ईंटें भी मिली हैं। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव मालवा की संपाषाण संस्कृति पर, जिसके लगभग बस्ती नवदोली बहुत कम, यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंदर एक बस्ती थी नवला टोली, वहां से हमें हड़प्पा संस्कृति का जो प्रभाव है बहुत कम देखने को मिलता है। और नवला टोली को डिजाइन पीरियड अगर 1712 से पूर्व का माना जाता है। जोरवे स्थलों पर भी तापी, गोदावरी, भीमा नदियों की घाटी में पाया गया यही बात लागू होती है। यानी कि जोरवे का जो स्थल है कि ताम्रपाषाण के स्थलों का नाम दिया गया है, नवला टोली, जोरवे, ये सभी ताम्रपाषाण के स्थल। तो जोरवे स्थल पर भी जैसे हमने नवला टोली के बारे में बताया कि नवला टोली से हमें हड़प्पा के स्थल बहुत कम मिला है, वहां की जनता तो प्रभाव कम मिला है, उसी प्रकार से हमें जोरवे स्थल से जो है और ये जो नदी या घाटियां यहीं पर, यहाँ से भी हमें हड़प्पा के बहुत कम तत्व देखने को मिले हैं। हम बात करते हैं जोरवे बस्ती के प्रमुख तथ्यों की। हिंदू जोरवे बस्ती है कैसे, तो जोरवे के अंदर हमें सबसे बड़ी बस्ती जो मिली उसका नाम दैमाबाद है। ये 22 हेक्टेयर में थी और इसकी आबादी लगभग 4,000 थी और ये इसका स्वरूप आदिनगरीय था और यहाँ की जो प्रकृति थी वो अधिकांश ग्रामीण। नगरोत्तर हड़प्पा बस्ती स्वतः घाटी में ही मिली है। ज्यादातर नगरोत्तर हड़प्पा बस्तियां जो है ये हमें घाटी से ही मिली है। यहाँ के लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती भी करते थे। विचंदक माल वाले चाक पर बने काले घूसर उपचार मृत भांडों का उपयोग करते थे। यानी कि ये लोग पशुचारण तो करते थे, इसका अलावा खेती करते थे और चाक पर काले घूसर उपदार मृत भांड का उपयोग करते थे, जिसको ये चाक पर बनाते थे। ये मृत भांड ईसा पूर्व 30वीं शताब्दी और उसके बाद के मृत भांडों से मिलते हैं जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल पर काले रंग वाले मृत भांड जो आरंभिक नगरोत्तर काल के मृत भांडों के कस्बे में जिताते थे। यानी कि वहां की घाटी के जो निवासी है, स्वात घाटी है, ये लोग चाक पर लाल और काले रंग के मृत भांड बनाते थे और उनका उपयोग करते थे और यही मृत भांड हमें आरंभिक नगरोत्तर काल के से भी मिले हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों का आपस में संबंध है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति का जो संबंध है वे नगरोत्तर संस्कृति से इस प्रकार से है। स्वात घाटी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी छोर भी माना जाता है। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, यूपी और जम्मू में भी उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। यानी कि भारत के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ से हमें उत्तर हड़प्पा स्थल मिले, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, यहाँ इन सभी जगहों से हमें उत्तर हड़प्पा स्थल मिले हैं। जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़, संगरूर हरियाणा में दौलतपुर और यूपी में आलमगीरपुर और हुल्लास उल्लेखनीय है। यानी कि इनमें मुख्यतः जो जहाँ से हमें ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि जहाँ से हमें ज्यादा उत्तर हड़प्पा स्थल मिले गए हैं, जम्मू के अंदर मांडा है, पंजाब में चंडीगढ़ है, संगरूर हरियाणा में दौलतपुर है, यूपी में आलमगीरपुर, हुल्लास, ये सभी उल्लेखनीय है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा लोगों ने चावल की खेती जब शुरू की जब वे हरियाणा में धौलतपुर और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुल्लास पहुंचे। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे इन्होंने चावल की खेती उस समय में शुरू की जब ये लोग हरियाणा में दौलतपुर और यूपी के सहारनपुर जिले में पहुंचे थे, तब इन लोगों ने चावल की खेती शुरू की थी। रागी जो है उत्तर भारत के किसी बड़े स्थल से अभी तक नहीं मिली है। प्रोफेसर मक्खन वही इतिहासकार जो है मक्खनलाल वो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मोटे अनाज की 6 किस्में उगाते थे, जैसे रागी, कोदा, सावा, ज्वार, मटर, फलियां। यानी कि मक्खनलाल के अनुसार इन सभी जो फसलें हैं इनकी 6 प्रकार की किस्में हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाई जाती थी। आलमगीरपुर की बात करें तो यहाँ से उत्तर हड़प्पा लोग संभवतः कपास भी उगाते थे, जैसे कि हड़प्पा के मृदभांड पर मिले कपड़ों की छाप। यानी कि हड़प्पा के मृदभांड पर हमें कुछ कपड़ों की छाप मिले हैं जो कि हमें आलमगीर से मिले थे, जिससे यह पता लगता है कि ये लोग जो है वो कपास को भी उगाते होंगे। उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पा मृदभांड पाए गए उनमें आकृतियां पेशेवर सरल हो गई है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र से हमें उत्तर हड़प्पा स्थलों के कुछ चित्रित मृदभांड मिले हैं जो कि हड़प्पा समय के माने जाते हैं। यानी कि मृदभांड मिले हैं जिनके ऊपर कुछ चित्र बने हुए और इनके ऊपर जो आकृतियां बनी हुई बहुत ही सरल हो गई है और कुछ नए पात्र प्रकार भी हमें यहाँ से मिले। उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित भूषण मृदभांड पेंडेंट ग्रे ओवर अच्छे से सम्मिश्रण पाए गए। यानी कि भगवानपुरा से हमें चित्रित भूषण मृदभांड मिले हैं, इनको पेंडेंट ग्रे वेयर भी कहा जाता है। और वहीं अगर हमने ऊपर पढ़ा कि हमें उत्तर हड़प्पा क्षेत्र के चित्रित मृदभांड मिले हैं,
तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इन दोनों में अवशेषों में हमें कुछ समान चीजें देखने को मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि ये सम्मिश्रण थी। लेकिन इस काल में उत्तर हड़प्पा संस्कृति अपने पूर्ण विघटन की अवस्था में आ चुकी थी। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा संस्कृति की विघटन की अवस्था को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। हड़प्पा के लोगों को मापन का ज्ञान था, परंतु उत्तर हड़प्पा के जो लोग थे यहाँ पर से हमें कोई भी मापन के साक्ष्य नहीं मिले। गुजरात के उत्तर काल में पत्थर के घनाकार वाटर, पक्की मिट्टी की पिंडिकाएं, टेराकोटा एक नहीं मिलते हैं। आमतौर पर सभी हड़प्पा हाँ, अगर हम उत्तर हड़प्पा स्थलों की बात करें तो सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में हमें एक चीज का भाव देखने को मिला है। मानव मूर्तिकाओं का, वैश्य सूच्य चित्राकृतियों का। यद्यपि गुजरात में वादगर्द फ्यांस अपरिचित हो चुका था, उत्तर भारत में खूब चलता था। यानी कि गुजरात की बात करें तो फ्यांस जो है वो यहाँ से अपरिचित हो चुका था, परंतु उत्तर भारत में यह फ्यांस का जो पात्र था ये खूब चलता था। नगरोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिम एशियाई केंद्रों से हड़प्पा का व्यापार समाप्त चला गया। यानी कि जब हड़प्पा जो संस्कृति थी ये अपने नगरोत्तर अवस्था में पहुंची थी, तो इनका जो व्यापार था जो पश्चिम एशिया के साथ होता था वह इनका समाप्त हो गया था। जैसे लाजबन मणि, चंद्र, इंद्रोप मणि, तांबे और कांसे के पात्र, ये सब भी व्यापार की जो वस्तुएं थी ये या तो लुप्त हो चुके थे या विरल हो चुके थे, यानी कि खत्म हो चुके थे। यह सब स्वाभाविक था क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्खनित अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। यह सब स्वाभाविक था। ऐसा क्यों था? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी में जो उत्खनन हुआ है वहां से जो उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल मिले हैं वो सभी देहात के हैं, यानी कि वो सभी गांव के हैं। तो गांव में इतना व्यापार संभव नहीं होगा, तो जब ये लोग गांव की तरफ गए तो इसलिए शहर का भी पतन हुआ। जब शहर का पतन हुआ तो शहर के साथ साथ इनके जो व्यापार था, विनिमय था, उन सब व्यवस्थाओं का पतन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? तो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति वैदिक है और वह ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। इस बात के हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैदिक थी या नहीं, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, यानी कि कुछ इतिहासकार कभी कभी हड़प्पा को ऋग्वैदिक काल से भी जोड़ देते हैं। वही कहते हैं कि ऋग्वैदिक थी इस संस्कृति की मुख्य, परंतु ऋग्वेद के अंदर हमें हड़प्पा संस्कृति की विशेषता को कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ जैसे कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो है, इनकी एक विशेषता थी। यहाँ से नियोजित नगर मिले, यहाँ का शिल्प वाणिज्य, यहाँ से ईंटों की बड़े बड़े संरचनाएं मिली। परंतु वैदिक संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी हमें चीजें नहीं मिली। प्रारंभिक वैदिक युग में कृषि के साथ में पशुपालन भी करते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग जो थे ये कृषि पशुपालन ईंटों का प्रयोग करते थे। परंतु वैदिक काल के जो लोग थे कृषि और पशुपालन तो करते थे, लेकिन ये लोग ईंटों का प्रयोग कोई भी नहीं करते थे। वैदिक जीवन हड़प्पा संस्कृति प्राय संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे। वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति तो संपूर्ण क्षेत्र में यहाँ पे वैदिक लोग भी रहते थे, परंतु वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे और अफगानिस्तान से में हड़प्पा की कोई शिक्षा नहीं मिली। हड़प्पा संस्कृति जो परिपक्व नगर व्यवस्था है 25वीं ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है, लेकिन ऋग्वेद का जो काल है 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक काल के लोगों को बिल्कुल समान वनस्पति और वृक्षों की जानकारी थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जो पशु और वनस्पतियों की जानकारी थी वैसी ही समान जानकारी वैदिक काल के लोगों को भी थी। इस बात का कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है, यानी कि कोई प्रमाण नहीं है कि दोनों को ही समान जानकारी थी। ऋग्वेद से हमें केवल जो का उल्लेख मिला है, परंतु हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो वहां से हमें गेहूं, तिल, मटर आदि फसलों की जानकारी हमें वहां से मिली है। इस हालांकि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वे गैंडा के बारे में जानते थे, जो कि जानवर होता था, परंतु वैदिक काल के वैदिक लोगों को लिए यह अज्ञात था और बाघ के साथ भी यही बात थी। वैदिक जन के मुख्य अश्व सवार होते थे, यानी कि वैदिक काल में जो मुख्य होता था घोड़े पर सवार होता था। यही कारण है कि इस ऋग्वेदिक में 215 बार अश्व का उल्लेख मिला है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद में अश्व का बहुत महत्व बताया गया। हड़प्पा के लोगों को घोड़े की जानकारी शायद ही थी। हड़प्पा मूर्ति कलाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम ऋग्वेद में यह घोड़े की तुलना में महत्वहीन है। यानी कि हड़प्पा की जो मूल मूर्तिकाएं मिले यहाँ पे हाथी है, परंतु अगर वेदों की बात करें तो प्राचीनतम वेद के साक्ष्य मिले यहाँ से घोड़े की तुलना की जाती है, तो इसका कोई महत्व नहीं। यानी कि इस आधार पर हमें कह सकते हैं कि जो इतिहासकार ये बोलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी या ऋग्वैदिक काल से संबंधित, तो कोई भी साक्ष्य हमारे पास इस तथ्य को सही ठहराने के लिए कोई भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। इस प्रकार से हम इन सभी तथ्यों और फैक्ट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति होती थी
वैदिक वैदिक नहीं थी, नहीं इसका वैदिक काल के लोगों से कोई संबंध था। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का अवसान, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता जो पतन था वो किस प्रकार से हुआ, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के उत्तरकालीन अवस्थाओं में से कुछ बाहरी और मध्यभान पाए गए, जिन्हें संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन जो अवस्था है, यहाँ से हमें बाहरी और मध्यभान मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि इस घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की जो अंतिम अवस्था थी, यहाँ पे हमें असुरक्षा और अशांति के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन को लेकर हमें विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि बाढ़ के कारण, अन्य इतिहासकार भूकंप, वहीं कुछ इतिहास आर्य के आगमन, यानी कि अलग अलग मत दिया गया है कि हड़प्पा के जो पतन है ये अलग अलग मतों के कारण हुआ। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले यह लिखा गया है कि भारी लोग का आगमन, यानी कि आर्यों के आगमन की बात कर रहे हैं। आर्यों के आगमन के कारण जो था सिंधु घाटी का पतन हुआ था। तो ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में नए लोगों का आगमन, यानी कि हड़प्पा का जो पतन था वह नए लोगों के आगमन के कारण हुआ था। आभूषणों के निर्तक कुछ प्रमुख स्थानों पर गड़ी मिली है, यानी कि कुछ स्थानों पे हमें गड़ी हुई आभूषण की निधियां मिली है। एक ही स्थान से आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है और मोहनजोदड़ो के ऊपरों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियां, छुरे, पतलीदार सपाट चूल वाली छुरियां मिली हैं। इससे ये सभी चीजें इस बात का संकेत देती है कि यहाँ पर कोई बाहरी लोग आए होंगे, उन्होंने आक्रमण किया होगा, जिसके कारण हड़प्पा का पतन हुआ। हड़प्पा के अंतिम अवस्था में कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले, जहाँ पर नवीनतम स्थलों पर नए प्रकार के मृद्वान हमें देखने को मिला है। नए प्रकार के मृद्वान बलूचिस्तान के कुछ स्थलों पर भी मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकाल में हड़प्पा मृद्वानों के साथ साथ भूषण मृद्वान, क्षितिज भूषण मृद्वान पाए गए, जो वैदिक लोगों से जुड़े हैं। नए प्रकार के मृद्वान बलूचिस्तान के कुछ स्थलों से मिले हैं और पंजाब और हरियाणा के स्थलों की बात करें तो यहाँ से हमें जो उत्तरकालीन हड़प्पा मृद्वान मिले हैं ये 1200 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और क्षितिज भूषण मृद्वान भी हमें वैदिक काल से मिले, इन दोनों के समान कहा जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि शायद अश्वरोही जो है वे हड़प्पा के अंदर आए होंगे। ईरान, दक्षिण मध्य एशिया और पहाड़ी के रास्ते से ये लोग आए होंगे, इन्होंने हड़प्पा के लोग पर आक्रमण किया होगा और भीषण युद्ध होगा, जिसके कारण हड़प्पा का पतन होगा। अश्वरोही हमने पढ़ा कि वैदिक काल में जो मुखिया होते थे, घोड़े पर सवार होते थे, उनका अश्वरोही कहा जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि आए होंगे, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो इन लोग आर्य बोला जाता था। जो आर्य लोग थे ये हड़प्पा नगरों के बाद का भारत में आगमन हुआ था। इस तथ्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि एक इतिहासकार का मत है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, परंतु इस सत्य को लेकर हमारे पास भी ज्यादा ठोस नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया सकता। यद्यपि वैदिक आर्य सबसे सिंधु प्रदेश में बसे, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी। और वो ये भी कहते हैं इतिहासकार कि वैदिक आर्य जो लोग थे ये सब सिंधु प्रदेश में रहे थे, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति थी, परंतु इस मत को कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। उधर हड़प्पा और आर्यों के बीच में कोई भारी संग्राम हुआ था 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच। उत्तर हड़प्पा संस्कृति वाले लोगों के साथ वैदिक संस्कृति वाले जत्थों का कहीं भी सामना हुआ होगा, इस प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य सबूत प्रमाण हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है निरंतरता की समस्या, यानी यहाँ पर जो था कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि निरंतरता की समस्या के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के विषय में कुछ विद्वान कहते हैं इसके बने रहने की चर्चा करते हैं और दूसरे विद्वान इसके नगरीकरण से देहातीकरण के परिवर्तन की तरफ विचार करते हैं, क्योंकि नगरी हड़प्पा संस्कृति की मौलिक विशेषता थी और नगर जो थी इस हड़प्पा संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। धीरे धीरे नगरों के समाप्त होने के कारण इस संस्कृति के पतन हो गया, यानी कि नगर जो थे वो इसके नगरों का पतन हड़प्पा संस्कृति के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में नगर का देहातीकरण, यानी कि जो नगर थे जब वो गांव की तरफ जाने लगे, उनका पतन होने लगा, तो एक साधारण सी बात नहीं रह गई, क्योंकि 1500 वर्षों के लिए नगर लिपि और पक्की ईंटें जो थी इनका लोप हुआ था। और ध्यान देने की बात यह है ये जो नगर लिपि और पक्की ईंटें, ये सभी तत्व हमें कुषाण काल के नगरों के अंत के बाद भी हमें मिले हैं, यानी कि उस समय तक ये जीवित थे, उस समय तक ये हड़प्पा संस्कृति ये जो चीजें थी ये लुप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में और अन्य क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व के में अपने अंत के बावजूद बरकरार रही, यानी कि कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति थी अपने अंत के बावजूद भी जीवित रही, जैसे कि उत्तर भारत में गंगा का मैदान। लेकिन प्रथम शताब्दी के पटवार की माने जाने वाले क्षितिज भूषण मृद्वान पीडब्ल्यू संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता नहीं मिली है।
यानी कि प्रथम शताब्दी में जब हमें चित्रगुप्त मध्यमान संस्कृति मिली है, यहाँ की हड़प्पा संस्कृति में कोई भी विशेषता देखने को नहीं मिलती है। चित्रगुप्त मध्यमान संस्कृति में क्या नहीं मिलता, यहाँ पे कांसा नगरीकरण दिखावट जैसी कोई चीजें नहीं मिलती है, जबकि ये सभी चीजें हमें हड़प्पा के अंदर मिलती हैं। यहाँ पे बड़ी इमारतें और पक्की ईंटें भी नहीं मिलती हैं। और हाँ, हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के अंदर हमें ये सभी चीजें देखने को मिलती है। दूसरी ओर इस संस्कृति के अपने कुछ विशेष निर्धारण है। यद्यपि लगभग 1500 ईसा पूर्व से एक दो पक्की ईंटों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं, तथापि उत्तर भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में उत्तरी काले पॉलिसम मृतभांड नादरना ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की पक्की ईंटें मिलती हैं। यानी कि 1500 ईसा पूर्व में हमें एक दो ही पक्की ईंटें मिली हैं, और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर 300 ईसा पूर्व में उत्तरी काले पॉलिश मृतभांड मिले हैं, जहां से हमें पक्की ईंटें भी मिलती हैं। हड़प्पा संस्कृति के बाद कुछ और लिपियां सामने आई, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, जो कि हमें उत्तर काले पॉलिशदार मृतभांड की संस्कृति में देखने को मिली। और यह जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और जबकि हड़प्पा की लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि जो थी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसी प्रकार उत्तरी काली पॉलिस्टार मृतभांड की उत्पत्ति हड़प्पा संस्कृति मृतभांड से नहीं हो सकी। यानी कि इन सभी तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इतिहासकार ये कहते हैं कि पर उत्तरी काली पॉलिश मृतभांड की उत्पत्ति हड़प्पा संस्कृति से हुई है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ की लिपि, यहाँ की चीजें ये सभी को समान नहीं है, इनमें बहुत सारी असमान। उत्तरी काले पॉलिश मृतभांड की जो अवस्था है, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ पे मध्य गंगा के मैदान में लोहे का प्रयोग हुआ था, जिससे कि सामाजिक आर्थिक संरचना पैदा हुई थी। लेकिन हड़प्पा के अंदर हमें लोहे का प्रयोग नहीं मिलता है। लेकिन लोहे के सिक्के उत्तरी काले पॉलिश मृतभांड के साथ मिलते हैं, और हड़प्पा के अंदर हम देखते हैं कि लोहे का जो प्रयोग है हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। यानी हड़प्पा संस्कृति के कुछ छिटपुट मन के गंगा के मैदान में पहुंच गए। इन्हें हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख तत्व हम नहीं मान सकते, परंतु हड़प्पा संस्कृति के मृतभांड और मिन मूर्तियां 200 ईसा पूर्व के बाद तक बनती रही थी, लेकिन ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के प्रतिनिधित्व नहीं करती। हड़प्पा संस्कृति के कुछ छोटे-मोटे तत्व जो उस समय तक बरकरार रहते हुए राजस्थान, मालवा, गुजरात और ऊपरी दक्कन की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से मिले हैं। ऐसा लगता है कि 1900 ईसा पूर्व में नगरीय हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद भी हिंद आर्य और तत्कालीन संस्कृति के बीच, यानी कि 1900 ईसा पूर्व में जब हड़प्पा की जो नगरीय संस्कृति इसका अंत हो चुका था, उसके बावजूद भी हिंद आर्य और तत्कालीन संस्कृतियां जो थी, इनके बीच में कुछ आदान प्रदान होता रहा था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की मानी गई मुंडाई, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जो भाषाएं थी, ये लोग मुंडा और प्राक द्रविड़ भाषाएं जो थी, ये एक समय के बाद भी जारी रही थी। पारस्परिक आदान प्रदान के कारण आर्य और प्राक तथा आर्य दोनों भाषाएं इतने समृद्ध रूप में हो चुकी थी। हालांकि संस्कृति में मिट्टी के बर्तन और कृषि के लिए प्राक आर्य शब्द पाए जाते हैं, लेकिन हिंद आर्यों की भाषा के इस उपमहाद्वीप में बड़े हिस्से में अधिक शब्द मिलते हैं। यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर हमें संस्कृत लिखी हुई मिलती है, और कृषि के लिए भी प्राक आर्य जैसे शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन हिंद आर्य की जो भाषा थी, वो इस महाद्वीप में बड़े हिस्से में फैल चुकी थी, जहाँ जिसके अधिकांश शब्द हमें मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं हड़प्पा के सभ्यता का अंत का रहस्य, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, इसके अंत का क्या रहस्य था, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ नए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृतियों का बदलाव था, जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बातों, मोहरों, मन के जति 1930 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो चुकी थी। केवल उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र बचे हुए थे 1900 ईसा पूर्व तक। उस समय में क्या हुआ था, उत्तर हड़प्पा के अंदर लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता, ये सभी समाप्त हो चुकी थी। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो चुका था। मोहनजोदड़ो पे सड़कों पर जो थे मोहनजोदड़ो की सड़कें थी, कचरे का ढेर बनने लगी थी। आवास निर्माण की तकनीकों का पतन होने लगा था। बड़ी बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण भी अब बंद हो चुका था। अचानक लोग जो थे नगरों को छोड़ने लगे थे। मोहर और बाटे का जो प्रयोग था वह भी बंद हो चुका था। जल निकास की प्रणाली नष्ट हो गई थी। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। यह सब क्यों हुआ था? यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो पतन था वह इन सभी कारणों के कारण माना जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे पतन की ओर चली गई थी, परंतु यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस बात का कोई भी ज्ञात हमारे पास नहीं है, कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। बस कुछ विद्वान ये कहते हैं कि शायद नदियां सूख गई होंगी, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, जिससे लकड़ियां काटी जाने लगी और लकड़ियां जो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई और जंगलों का विनाश होता चला गया। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह
यानी कि मवेशी जो थे, जब ये अपने जानवरों को चराने जाते थे तो ये लोग सारी खेत वगैरह की जो खा जाते थे, तो बड़े बड़े घास के जो मैदान थे वो समाप्त होते चले गए होंगे और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। तो उपयुक्त कारण से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। केवल हमें इसके अंदर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, परंतु कोई भी स्पष्ट कारण हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था कैसे हुआ। कि बाढ़ और नदियों की सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो हड़प्पा के अंदर हमें काफी सारे शहर मिल रहे हैं। अगर बाढ़ आएगी कहीं पर या नदियां कहीं पर सूखेंगी तो केवल एक या दो जगह पर। ऐसा तो नहीं एकदम से पूरी हड़प्पा इतनी बड़ी संस्कृति थी कि सभी जगह पर नदी और बाढ़ आ सकती है, तो यह तो संभव ही नहीं है। इसलिए शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ, जो भी अभी हुआ है परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पुरावस्तु में बस्तियां संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृति को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया है। यानी कि जो पुरावस्तु और बस्तियां जो थी, जहाँ से हमें ग्रामीण जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है, इसको उत्तर हड़प्पा अनुवर्ती संस्कृति भी कहते हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, उत्तर हड़प्पा संस्कृति से हमें क्या क्या मिलता है? जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, अपना मार्ग बदल लेना, भूमि का उपयोग, ये सभी में हड़प्पा के पतन के कारणों में देखने को मिलता है। जॉन मार्शल और कई अन्य विद्वान सिंधु नदी से क्षेत्र में पुरा स्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन पर्यावरण की खराबी के कारण भी हो सकता है। कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई और ईंधन के लिए इमारती लकड़ी का इस्तेमाल और संसाधनों के अनाप शनाप दुरुपयोग, इनके कारण भी जमीन बंजर हो गई होगी, नदियों में जो गाद भर गई होगी। इन सब बातों के कारण बाढ़, सूखे और अकाल की स्थितियां बार बार उत्पन्न होने लगेंगी, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। व्हीलर जी ने इस सभ्यता का काल 2500 से 1500 से पूर्व का माना जाता है। वे ये कहते हैं कि यह सभ्यता जो थी वो आर्यों के द्वारा नष्ट करी गई होगी, जो कि आर्य 1500 से पूर्व के पास भारत में आई थी। परिवर्ती अनुसंधान ये सिद्ध कर देता है कि व्हीलर का जो मत है कि आर्यों के द्वारा हड़प्पा का नाश करने वाला एक मिथक है। तथ्य यह है कि 5वीं सदी से 8वीं सदी तक के समय में पश्चिमी या मध्य एशिया से सिंधु और सरस्वती की घाटियों में किसी आक्रमण, सामूहिक उपवास या कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस अवधि में केवल नर कंकाल जो मिले हैं वो भी एक ही समूह के लोगों के हैं। हड़प्पा संस्कृति एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुई थी और सभी परिदृश्य में उसके पतन के कारण एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि हड़प्पा की जो संस्कृति थी बहुत बड़ी थी और ऐसा तो नहीं है कि सभी जगह पर जो पतन है एक ही कारण से हुआ। सातपुर प्रदेश में इसका पतन मुख्य रूप से नदी धाराओं के बदलने और स्थानांतरण, यानी कि स्थानांतरण का मतलब होता है जगह को बदलना, यानी कि नदियों का रास्ता बदलने के कारण हुआ होगा। लेकिन जो सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बार बार आने वाली बाढ़ों की वजह से ये सभ्यता का पतन हुआ होगा। हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण थे। शासक प्रदेश में यह माना जाता है कि शासक प्रदेश था उसका पतन नदी का अपने मार्ग बदलने के कारण हुआ था। और जो सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र थे, इनका पतन बार बार यहाँ पर बाढ़ आती थी, जिसके कारण वर्षा की कमी हो गई, जिससे खेत सूख गए और जो यहाँ के आर्थिक संसाधन थे वो भी इससे प्रभावित हुए। आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी, जिसके कारण इन तटीय क्षेत्रों का पतन हुआ। जैसे व्यापार, सभी संस्थाएं जैसे व्यापार, वाणिज्य, प्रशासनिक, आर्थिक ढांचा, नागरिक सुख सुविधा आदि में धीरे धीरे गिरावट आती गई। फिर भी यह बता देना जरूरी कि हड़प्पा सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई। यानी कि धीरे धीरे यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ का जो शासन प्रशासन था, राजनीतिक, नागरिक सुख सुविधा, इन सभी में धीरे धीरे एकदम से नहीं हुआ कि एकदम से ये लुप्त, धीरे धीरे ये अपने गिरावट के स्तर पर चलती हो गई। पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि इस सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से धीरे धीरे हुआ, जिससे अधर स्थिति का पतन प्राप्त होने में लगभग 1900 से 1300 का 600 का समय लगा। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य यह बताते हैं कि हड़प्पा को पतन में भी 600 वर्ष लगे थे। यानी कि धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ती गई और इसके पतन का टाइम पीरियड 1900 से 1300 से पूर्ण था, जिसे कि उत्तर हड़प्पा काल भी कहते हैं। इसमें 600 वर्ष का समय लगा था। इसी के साथ ये चैप्टर और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।